नमस्कार मित्रों और आदरणीय मंच। मैंने पूरा समय दिया था, लेकिन आप जब पीजी से आए होंगे, जिसकी नींद नहीं खुल रही होगी, वो निश्चित तौर पर या तो 2 मिनट नूडल खाया होगा या 2 मिनट दलिया खा के आया होगा। तो आप सबको नमस्कार। तो जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, पहले से आपके साथ था, बाद में कोई कार्यक्रम तय हुआ, तो सिर्फ 2 मिनट नूडल आपको। ये भारतीय युवा संसद है। आदरणीय कैलासानंद जी को आपने सुना, विशालानंद जी को सुना और प्रदीप भैया जी को सुनेंगे। इस बीच सिर्फ इतना हम बताना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र, तो बिल्कुल उसी प्रकार मैं हंगामा हूं और हंगामे की भेंट चढ़ गया आदरणीय विशालानंद जी का वो सत्र। इसके लिए मुझे भी दुख है, मैं भी भाव विभोर होकर सुन रहा था। जब मेरी मुसीबत को आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों रुका हुआ था। तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, मैं 0 आवर पहुंच चुका हूं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं इसी हंगामे की भेंट के चलते। लेकिन आज जो लोग यहां उपस्थित हैं मेरे बच्चे समान हैं। मैं भी वानप्रस्थ की ओर हूं। 50 पार करने के बाद कहा जाता है वानप्रस्थ की ओर, तो भविष्य तो आप में छिपा है। तो आपको जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। जो बचपन का जिद्दीपन था, उस जिद्दीपन को जरूर जिंदा रखिएगा, क्योंकि उसी जिद्दीपन का परिणाम आएगा, देश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मतलब दुष्यंत कुमार की जो पंक्ति है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत बदलने के लिए आपको 24/7 तैयार रहना होगा, आपको भागना नहीं होगा। अब ये आदरणीय गुरुवर ने कहा कि भागना नहीं है किसी चीज से, तो 24/7 आपको काम करना है। मैंने पहले भी पढ़ा था। और एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, मैं बार बार अपने मित्रों को कहता हूं कि ये खादी का कुर्ता पैजामा सदरी लगा के राजनीति नहीं होती है। राजनीति मन मस्तिष्क से होती है, राजनीति संकल्प से होती है, और वही विकास नीति होती है। उसी विकास नीति पर आपको चलना है। तो मैं तो 0 आवर की ओर था और आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा कि आदरणीय विशालानंद जी को सुनने के बीच मैंने इस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाया है, तो मैं बहुत अच्छा सांसद और बहुत अच्छा विधायक नहीं हो सकता, क्योंकि जनता देख रही है, तीसरी आंख आपको देख रही है कि आप सदन के अंदर क्या काम करते हैं, आप सदन के बाहर क्या काम करते हैं, आप कितनी समस्या उठाते हैं। तो आप सभी मित्रों के साथ फिर एक बार रूबरू जरूर होगा, क्योंकि आदित्य ने हमको 2 दिन पूर्व बताया था। तो बस आपके सेवा में इतना ही अर्पण करना चाहते हैं कि आप अपने मन मस्तिष्क में लेकर चलिएगा, चल यवन उद्दाम चल, चल चल बिना विराम, जीवन मरण 2 घाट यहाँ, कहाँ यहाँ विश्राम, कहाँ यहाँ विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी। कभी कभी कुछ हंगामे अच्छे ही होते हैं, और आपने ये हंगामा खड़ा किया तो हम इस सत्र को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ चले हैं। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए हम सभी के मध्य मिस्टर नितिन शर्मा जी उपस्थित हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ के चेयरमैन। कृपया मंच पर आएं और यहाँ उपस्थित छात्रों को संबोधित करें। आदरणीय, सम्मानित और पूजनीय मंच,
नहीं ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उपस्थित युवा मित्र, सर्वप्रथम आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रमोद जी ने जब इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो सुनकर भी अच्छा लगा और अनायास इच्छा जगी कि इस कार्यक्रम में रहना चाहिए। और आप सबकी तैयारी को देखकर तो लगता है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत इस कार्यक्रम के लिए की है। आपने ड्रेसअप उस तरह से किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जंजी ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती है। मैं हमारे प्रधानमंत्री को देख रहा था कि जिस तरह से वो कपड़े पहन के आए हैं, और हमारे गृह मंत्री का तो नाम भी अमित है। आपका एक वीडियो एसआरआरओ ने बनाया था और मुझे भेजा, तो इसलिए जो सत्ता पक्ष है उसका विरोध होने वाला है। विपक्ष के जो नेता हमारे बैठे हैं, मैंने उनका वीडियो देखा और उन्हें वहां भी चढ़ाई हुई है ऊपर इस सर्दी में, तो वो तैयार हैं। शुभकामनाएं आपको भी, एक अच्छी बहस हो। अभी संजय मयूख जी ने राजनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब हम चद्दर और पोस्टर बैनर ढोने वाले नेताओं की शायद ये आखिरी पीढ़ी है और योग्यता बची है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, वो कही सेवा भाव। सेवा भाव सबसे जरूरी है, चाहे वो राजनीति है, समाज है, जीवन है, वो मूल है। आप नेता बने, राजनेता बने, लेकिन अगर सेवा भाव नहीं है, और राजनीति करती क्या है उसे मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। स्वामी विशालानंद जी ने अभी एक पॉलिसी की बात की थी, और पॉलिसी आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएगी। मैं आपसे दो शब्द पूछता हूं, आप सबने सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉट। कोई बता सकता है एस्ट्रोनॉट क्या होता है? स्पेस में जाते हैं। और कॉस्मोनॉट क्या होता है? अच्छा, तो माने ये है कि जो एस्ट्रोनॉट है और जो कॉस्मोनॉट है वो दोनों एक ही शब्द है, एक ही मायने हैं, लेकिन ईगो की लड़ाई में लोगों ने अपने अपने नाम दिए। करीब 590-596 के आसपास एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट सो कॉल्ड मिला के अभी तक स्पेस में गए हैं सारे। जब वो वापस आए तो उनके ऊपर एक रिसर्च हुई, और वो रिसर्च ये हुई कि उनके जीवन में बदलाव क्या आया। उस रिसर्च में पाया गया कि जो भी स्पेस में गया और वापस आया, उनके बीच में सेवा भाव बढ़ गया। उन्होंने दान ज्यादा शुरू कर दिया, सोसाइटी को वापस देना ज्यादा शुरू कर दिया। क्या कारण उसका रहा होगा? एक कारण जो समझ में आता है वो कारण है कि उन्होंने बिग पिक्चर, जिसे हम कहते हैं, बड़ी पिक्चर एक देख ली, और वो देख के समझ में आया कि ये सत्यता है, हम एक चींटी के बराबर हैं। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स या पॉलिसी जो स्वामी जी आपको इंगित कर रहे थे, वो यही करती है कि आपको बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश करती है कि आप जिस देश में हैं, आप जिस समाज में हैं, उसकी क्या बिग पिक्चर है, क्या बड़ी एक चित्र बनता है, उस चित्र में आपका योगदान कैसे हो, वो सिखाने की कोशिश, वो सिखाने का माध्यम पॉलिटिक्स है। और इसे पॉजिटिवली लिया जाए, ये पॉजिटिविटी का नाम पॉलिटिक्स है। अब सेवा भाव के आगे क्या आता है? कहते हैं कि पुराना समय था, हालांकि स्वामी जी और प्रदीप भैया जी बैठे हैं, इस विषय पे मेरा बात करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना, क्योंकि छोटा हूं और अधिकारों का थोड़ा सा दुरुपयोग ही कहूंगा, कर लेना चाह रहा हूं। कहते हैं कि दो व्यक्ति कहें या संत कहें किसी जंगल से गुजरते थे, आमने सामने आ गए, तो परिचय हुआ। एक से पूछा कि आप कौन? कहते हैं कि हम संत हैं।
दूसरे ने कहा कि आप कौन? कह रहे हम भी संत हैं। तो कहा कि आप संत की क्या परिभाषा करते हैं? उन्होंने कहा कि मिल जाए तो खा लें और ना मिले तो संतोष करें। तो दूसरे महाशय ने कहा कि ये परिभाषा तो फिर कुत्ते की भी है कि मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो संतोष किया। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या परिभाषा करते हैं? कहा कि मिल जाए तो बांट के खाए और ना मिले तो नाच के उस प्रभु का धन्यवाद दिए कि आज उपवास करने का मौका मिला। ये संतता और ये भाव जब एक राजनीतिज्ञ में या एक जब सामाजिक व्यक्ति में आता है तो वो संत की उपाधि प्राप्त कर लेता है, वो संत बन जाता है। और ऐसी अपेक्षा आप सबसे है कि आप सब वो प्राप्त कर पाएंगे, आप सब उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक जीवन जीने का माध्यम पॉलिटिक्स नहीं है। जब आप 5 साल, जैसा स्वामी जी ने कहा कि आप शायद कोशिश करें राजनीति में जाने की, ये 2 बातें आप ध्यान रखें कि मिले तो बांटे और ना मिले तो धन्यवाद दिए उस प्रभु का कि आज हमें उपवास करने का मौका दिया। समय की सीमा है, इसलिए कुछ बातें मैं आप सबको कह देना चाहूंगा कि जो आपको ध्यान रख लेने जैसी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। और किस प्रकार से निर्णय एक नेता को लेना चाहिए वो गीता में सीखने को मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो 18 अध्याय तक उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, पढ़ाया और सैकड़ों श्लोक उन्हें बताएं और बताने के बाद सब समझाया। 18वें अध्याय का एक श्लोक है जो कहता है कि इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यात्तरम मया विमर्श एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इसका मतलब है कि इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यात्तरम मया, कि जो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है जो मेरे पास था मैंने आपको दिया। विमर्श एतद अशेषेण, अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अब इस पर आप विमर्श करो और यथा इच्छसी तथा कुरु, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय थोपना नहीं है, ये कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स है, ये कंसल्टेटिव राजनीति है, ये एक नेतृत्वशील व्यक्ति का गुण है। ये नेतृत्व की पहली और आखिरी शर्त है कि आपको निर्णय थोपना नहीं है, कंसल्टेटिव अप्रोच से लेके आना है। कुछ बातें मैं आपको अंत में कह देना चाहूंगा। जीवन मुश्किल है अभी और एक जंग है, स्वामी जी ने बताया। कुछ चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, 5-6 बिंदु कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उम्र भर आपको सीखना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और अपनी इस ज्ञान की क्षमता को बढ़ाते रहिए। जो एक विषय आता था कि जंजी है और जंजी के पास इंफॉर्मेशन बहुत है। अगर आप देखें कि इंडस्ट्री 1.0 आया था, 2.0, 3.0, 4.0 और अब 5.0 की बात होने लगी है। इंडस्ट्री 1.0 लगभग 150 साल तक चला, 2.0 उससे और कम साल, 10-15 साल में 2.0 15-20 साल में खत्म हुआ। 3.0 उससे भी कम था, 10 साल था। 4.0 की बातें होने लगी थी। ये जब 4.0 के तो 4-5 साल बाद ही अब 5.0 की बातें हो गई है, कंसेप्ट आ गए हैं। और जो AI, मशीन लर्निंग और इस सब का हम उपयोग करते थे, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या सबने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री 5.0 में ह्यूमन सेंट्रिक बातों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए डाटा कितने जल्दी आपके पास पहुंच रहा है, इंफॉर्मेशन कितने जल्दी बढ़ रही है, उसका आपको ध्यान देना होगा। और ये जो लर्निंग आपकी है, जो स्कूल में कॉलेजेस में ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होगी। उम्र भर आपको अपडेट करना पड़ेगा और ये एक तरह से आपको ज़्यादा काम होगा आपकी पिछली जनरेशन के मुकाबले, तो इसलिए आपको ज़्यादा तैयार होने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैं
आपको कहना चाहूँगा कि बिल्ड योर इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। हम IQ की बात करते थे, लेकिन अब जो इंडस्ट्री 5.0 है वो EQ की बात कर रही है, सोशल वैल्यूज़ की बात कर रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है। आप रोबोट्स, AI इन सब का उपयोग करेंगे इंडस्ट्री 5.0 में, लेकिन जो सेंटर होगा वो ह्यूमन होगा। ह्यूमन होगा तो उसकी EQ होनी चाहिए, इसलिए उस पर आप काम कीजिए। व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखें, समता मूलक समाज हो, इस बात की तरफ आप ध्यान दें। ये एक बड़ा गुण होगा आने वाले लीडर्स में, आने वाले नेताओं में, जो समाज देखेगा। और एक जो थर्ड आई जिसकी संजय जी बात कर रहे थे, वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया आपको देख रही है, वो प्रतिपादित होगी कि आपने EQ को किस तरह से अपने जीवन में धारण किया है। तीसरा जो आपके सबके लिए जरूरी है, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांडिंग। और उसका सबसे बड़ा माध्यम आज की डेट में आपके पास है सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप अपने ही सोशल मीडिया अपने दोस्तों को देखोगे कि उस पर कुछ भी आप डाल रहे हो, किसी भी तरह का कंटेंट आप उस पर चला रहे हो कि आप तो बच्चे हो, लेकिन सदा तो बच्चे नहीं रहोगे। और आपने जो डाला इंटरनेट पे वो डिलीट नहीं होता। आप डिलीट कर दो पर वो होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। और लीडरशिप में या स्टेटमैनशिप में एक फ़र्क होता है कि आपने आज जो कहा वही आप कर रहे हो और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इसलिए आप जब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, जब आप पर्सनल चीज़ें आप इंटरनेट पर डाल रहे हो, तो बहुत ध्यान देकर ये समझे कि आप क्या लिख रहे हो, वो आपके साथ उम्र भर रहने वाला है, वो जाएगा नहीं। चौथा जो मैं आपको एक बिंदु बताना चाहूँगा कि आप भले ही आप लॉ के छात्र हैं या किसी के भी छात्र हैं, फाइनेंस पढ़िए। फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगले 15-20 साल में जो भारत में आएगा और जो इस तरह से स्टॉक मार्केट जा रहा है, पैसा भी ज़रूरत है। धन अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे, ये चला नहीं पाओगे, उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आप सभी को आनी चाहिए। पांचवा एक है कि थोड़ा स्ट्रेटजिक अप्रोच रखें। जीवन में सबको सब तरह के लोग नहीं मिलेंगे, और स्ट्रेटजी माने क्या, सीधे भाषाओं में आपने अगर कोई कवि सम्मेलन देखा होगा तो कवि इस बात को बड़े अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी इज लाइक टाइपराइटर। आप कहीं भी मारे असर वहीं होता है जहां होना है। कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन आप सबने शायद टाइपराइटर देखा भी ना हो। अगर देखा होगा तो आप टाइप यहाँ करते, एक डंडा निकलता और जाके वहाँ लगता है। तो यही स्ट्रेटजी है। एक छोटी कहानी, मेरे पास 5 मिनट है क्या? मैं एक छोटी कहानी में आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। कहते हैं कोई पुराना नगर था, उस पुराने नगर में कोई बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस कोई व्यक्ति रहता था, और इतना कंजूस था कि अगर मांगने वाला कोई उसके द्वार पर आ जाए तो पड़ोसी समझ जाते थे कि कोई नया भिखारी है, जानता नहीं है अभी, इसलिए अपना समय बर्बाद करने इसकी दुकान पे गया है। इतना कंजूस था तो दान तो देता ही नहीं था होगा, ये आप समझ सकते हो। एक पैसा दान नहीं देता था। जो गिरजाघर था, मंदिर था, जाता भी नहीं था ऐसी जगह। तो एक दिन, मान लेते हैं मंदिर, एक दिन मंदिर के किसी पुजारी ने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना कंजूस है मंदिर की तरफ आ रहा है। तो उसने सोचा देखो अब मंदिर आ रहा है तो कुछ समस्या होगी, तो आज इससे मौका है, कुछ दान जरूर करवाया जाएगा। तो वो आए, कहने बताओ क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी पत्नी बीमार है। अब वो बीमार है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा और खर्च होगा तो पैसा लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मर जाए, आप ऐसी प्रार्थना कर दो कि वो मर जाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई कर देंगे प्रार्थना तो, पर दान क्या दोगे? तो उन्होंने कहा देखो दान का क्या है जी, ले लेंगे 25 पैसे 4 आने।
तो कहा, पुजारी को लगा कि ये तो इतने नीचे से बिड शुरू कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है कराने का। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसी प्रार्थना नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं देखो जी, ऐसा मत करो, आप 1 रुपया ले लेना। तो पंडित जी को लगा ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ऐसा कोई विधान तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है। शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में, गिरजाघर में कहीं कोई दान देने का वादा करे और ना दे, तो दंड स्वरूप उसकी पत्नी मर जाती है। तो तुम वादा कर दो, देना तो तुम्हें है ही नहीं, तो पत्नी मर जाएगी। कहाँ फिर ठीक है। कहता फिर बोल दो। कहता फिर दे देंगे 100 रुपये। कहता अरे भैया देना ही नहीं है तो बोलो तो जरा अच्छी राशि बोलो। पर इतना कंजूस के जो काम करना नहीं है उसे बोलते हुए डर लगे। बहुत डरते डरते उसने कहा अच्छा ठीक है 1000। कह रहे अबे क्या 1000 क्या 1 लाख, जब देना ही नहीं कह दो 10 लाख। तो उन्होंने कह दिया 10 लाख। ठीक है 10 लाख दे देंगे। तो अब वो घर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, अब आप घर जाओ, तो वो मर तो रही है, पत्नी के लिए कुछ गहने ले जाओ, कुछ कपड़े ले जाओ, और गहनों के दाम तो रोज ही बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे बाद में बेच देना। अब वो घर गए तो कुछ गहने खरीद के लेके गया, कुछ कपड़े लेके गया। पत्नी को पहली बार लगा कि आदमी ठीक है, मैं तो खामखाई से। नमस्कार मित्रों और आदरणीय मंच, मैंने पूरा समय दिया था, लेकिन आप जब पीजी से आए होंगे, जिसकी नींद नहीं खुल रही होगी वो निश्चित तौर पर या तो 2 मिनट नूडल खाया होगा या 2 मिनट दलिया खा के आया होगा। तो आप सबको नमस्कार। तो जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, पहले से आपके साथ था, बाद में कोई कार्यक्रम तय हुआ, तो सिर्फ 2 मिनट नूडल आपको, ये भारतीय युवा संसद है, आदरणीय कैलासानंद जी को आपने सुना, विशालानंद जी को सुना और प्रदीप भैया जी को सुनेंगे। इस बीच सिर्फ इतना हम बताना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र, तो बिल्कुल उसी प्रकार मैं हंगामा हूं और हंगामे की भेंट चढ़ गया आदरणीय विशालानंद जी का वो सत्र। इसके लिए मुझे भी दुख है, मैं भी भाव विभोर होकर सुन रहा था। जब मेरी मुसीबत को आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों रुका हुआ था। तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, मैं 0 आवर पहुंच चुका हूं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं इसी हंगामे की भेंट के चलते। लेकिन आज जो लोग यहां उपस्थित हैं मेरे बच्चे समान हैं, मैं भी वानप्रस्थ की ओर हूं। 50 पार करने के बाद कहा जाता है वानप्रस्थ की ओर, तो भविष्य तो आप में छिपा है। तो आपको जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। जो बचपन का जिद्दीपन था उस जिद्दीपन को जरूर जिंदा रखिएगा, क्योंकि उसी जिद्दीपन का परिणाम आएगा, देश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मतलब दुष्यंत कुमार की जो पंक्ति है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत बदलने के लिए आपको 24/7 तैयार रहना होगा, आपको भागना नहीं होगा। अब ये आदरणीय गुरुवर ने कहा कि भागना नहीं है किसी चीज से, तो 24/7 आपको काम करना है। मैंने पहले भी पढ़ा था। और एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, मैं बार बार अपने मित्रों को कहता हूं कि ये खादी का कुर्ता पजामा सदरी लगा के राजनीति नहीं होती है। राजनीति मन मस्तिष्क से होती है, राजनीति संकल्प से होती है, और वही विकास नीति होती है। उसी विकास नीति पर आपको चलना है। तो मैं तो 0 आवर की ओर था और आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा कि आदरणीय विशालानंद जी को सुनने के बीच मैंने इस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाया है, तो मैं बहुत अच्छा सांसद और बहुत अच्छा विधायक नहीं हो सकता, क्योंकि जनता देख रही है, तीसरी आंख आपको देख रही है कि आप सदन के अंदर क्या काम करते हैं, आप सदन के बाहर क्या काम करते हैं, आप कितनी समस्या उठाते हैं। तो आप सभी मित्रों के साथ फिर एक बार रूबरू जरूर होगा, क्योंकि आदित्य ने हमको 2 दिन पूर्व बताया था। तो बस आपके सेवा में इतना ही अर्पण करना चाहते हैं
कि आप अपने मन मस्तिष्क में लेकर चलिएगा, चल यवन उद्दाम चल, चल चल बिना विराम, जीवन मरण दो घाट यहाँ, कहाँ यहाँ विश्राम, कहाँ यहाँ विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन बुलाने के लिए।